Hello everyone, my name is Neeraj Singh Rajput and here I am giving my demo lecture. I am really delightful and very glad that I have got the opportunity to represent myself as a teacher. I would love to teach chemistry subject. As a teacher, I want to give the best academic content to the students by explaining each and every topics and concepts in very scientific and very simplified way and very precisely. Foundation course and foundation classes are very important for the academics excellence and as well as for the competitive exams. I would like to tell that I would explain each and every topics and concepts with the great proficiency and very simplified way. I really want to shape the future of students by giving them the best guidance, and the one thing is very important while studying, the best way to understand every topic is to correlate theories and the relevant examples and the numericals to solve numericals with the best approach. Thank you very much. स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे क्लास 9 चैप्टर फर्स्ट मैटर इन अवर सराउंडिंग। सो एक्चुअली मैटर जो होते हैं वो बहुत ही टाइनी, बहुत ही स्मॉल और छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलके बने होते हैं। हमने पिछले लेक्चर में देखा कि सॉल्ट का एक एक्सपेरिमेंट था जिसमें वाटर में ऐड कर रहे थे, जिससे क्या हुआ था, स्टीयर करने पर वो डिसॉल्व हो गया था। इससे ये क्लियर हुआ कि जो वाटर था उसमें स्पेस था और जो सॉल्ट थे वो उसमें क्या हो गए थे, डिसॉल्व हो गए थे। अब डिसॉल्व हो गए क्योंकि वहां पे वाटर मॉलिक्यूल्स में स्पेस है, बिकॉज देयर इज स्पेस इन वाटर मॉलिक्यूल्स, दैट्स व्हाई ऑल द सॉल्ट आर डिसॉल्व्ड। ओके, नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में ही हम इसी को ही आगे बढ़ेंगे कि मैटर जो होते हैं पार्टिकल से मिलके बने होते हैं। दिस एक्सपेरिमेंट इज गोइंग टू शो दैट मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। ओके, तो सबसे पहले क्या करना है, हमें 100 ml वाटर लेना है। वी विल टेक 100 ml ऑफ वाटर। ओके, देयर इज अ कंपाउंड हुज नेम इज पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट, दो तीन चीजें बता देता हूं इसके बारे में कि पोटेशियम परमैंगनेट जो होते हैं दे आर क्रिस्टल लाइक शेप एंड पर्पल इन कलर। इस जैसे एक्सपेरिमेंट होगा इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे होते हैं पोटेशियम परमैंगनेट। ओके, सो इसका फॉर्मूला है KMnO4, K फॉर पोटेशियम, Mn मैंगनीज एंड O ऑफ कोर्स ऑक्सीजन। ये ब्रेक डाउन होगा आयंस में, व्हिच इज K प्लस एंड MnO4 इसमें 4 - 1 है। इसका अगला कंसेप्ट ये है इसमें कि जो पोटेशियम परमैंगनेट होता है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग होता है। इट इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट। ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द एक्सपेरिमेंट। टेक 2-3 क्रिस्टल्स ऑफ KMnO4, 2-3 क्रिस्टल्स लेना है KMnO4 के, एंड वी विल डिसॉल्व इन 100 ml ऑफ वाटर। दिस इज प्योर वाटर। प्योर वाटर में जैसे ही हम KMnO4 के कुछ क्रिस्टल्स, 1 क्रिस्टल 2 क्रिस्टल जैसे हम ऐड करेंगे, सो इस वाटर का कलर चेंज होगा। एंड नाउ दिस इज पिंक इन कलर। ये पिंक कलर है, मींस यहां से क्या पता चला कि जैसे ही डिसॉल्व होगा पोटेशियम परमैंगनेट हमारे वाटर में, इसका कलर पिंक हो जाएगा। अब यहां पे 4 बीकर हैं, आप चारों में देख सकते हैं कि इसका जो कलर है धीरे धीरे फेड हो रहा है, मतलब इसका कलर जो है धीरे धीरे कम हो रहा है। डार्क देन कम डार्क देन लाइट कम लाइट। ओके, जैसे ही मैं इसमें कुछ अमाउंट क्रिस्टल्स ऐड करूंगा पोटेशियम परमैंगनेट के, नाउ अब क्या करना है, इस सॉल्यूशन का, ये जो सॉल्यूशन है इस सॉल्यूशन का मैं 10 ml 90 ml वाटर में ऐड कर दूंगा। तो 90 ml वाटर फिर से और 10 ml इसका सॉल्यूशन निकाल करके इसमें डाल दूंगा। अब देखो ये एक सॉल्यूशन है जिसमें पोटेशियम परमैंगनेट और वाटर है। थोड़ा सा मैं सॉल्यूशन दूंगा इसका 10 ml प्योर वाटर में मैं ऐड करूंगा। अभी भी क्या हो गया, इसमें कलर चेंज हो गया।
अगेन आई विल रिपीट दिस 10 में इस सॉल्यूशन को लूंगा मैं और इस प्योर वाटर में डालूंगा। ये पहले प्योर वाटर था, अब इसमें जैसे ही मैंने इसमें पोटेशियम परमैंगनेट और वाटर का सॉल्यूशन डाला, ये क्या हो गया, इसमें से कलर इसका हो गया। ओके, सो पॉइंट इज टू बी नोटेड दैट ये डार्क था, कम डार्क में लाइट है और भी कम लाइट हो गया। इसमें क्रिस्टल्स स्टार्टिंग में ज्यादा थे, थोड़े से क्रिस्टल इसमें आए, देन इसमें वो क्या है, यहाँ पास क्रिस्टल्स हैं, दे आर कीप ऑन डिवाइडिंग। जो क्रिस्टल्स हैं दे आर कीप ऑन डिवाइडिंग। जैसे ही मैं सॉल्यूशन ऐड करते जाऊंगा वैसे एक्वा सॉल्यूशन बनता जाएगा KnO4 का, और वहां से जो पार्टिकल्स हैं वो डिवाइड होते जाएंगे। मींस KnO4 पे थोड़ा सा क्रिस्टल है, आ स्मॉल क्रिस्टल, वो जैसे जैसे मैं इसमें ऐड करते जाऊंगा ये डिवाइड होते जाएंगे और इसका कलर चेंज करते जाएंगे। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। ओके, पोटेशियम परमैंगनेट has millions of tiny particles which keep on dividing on each dilution. जितने बार हम डाइल्यूट करेंगे सॉल्यूशन को, जितने बार ऐड करते जाएंगे, उतने ही बार क्या होगा, इसके जो पार्टिकल्स हैं वो डिवाइड होते जाएंगे, रिपीटेड मोड में डिवाइड होते जाएंगे। इससे ये साबित होता है कि जो मेटल है, ऑफ कोर्स जो हमारा पोटेशियम परमैंगनेट है ये भी मेटल है। सो यहां से ये मालूम हुआ कि ये बहुत टाइनी पार्टिकल्स मिलकर बने हैं। पार्टिकल्स क्या होते हैं, डिवाइड करते हैं। जब भी कोई सॉल्यूशन में उसको स्टीयर करते हैं, मिक्स करते हैं, तो रिएक्शन जैसे चालू होता है वहां से डिवाइड करना चालू हो जाते हैं। ओके, पोटेशियम परमैंगनेट हैज मिलियंस ऑफ टाइनी पार्टिकल्स व्हिच कीप ऑन डिवाइडिंग ऑन ईच डायमेंशन। दिस शोज मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। हमें इस एक्सपेरिमेंट से ये प्रूफ करना था कि मैटर जो होते हैं बहुत छोटे, नग्न, बहुत ही छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बने होते हैं। इतने छोटे पार्टिकल्स दे आर बियॉन्ड ऑफ आवर इमेजिनेशन। ऑल द पार्टिकल्स व्हिच एग्जिस्ट इन द यूनिवर्स आर बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। देयर शेप एंड साइज, दे आर वेरी स्मॉल, दैट्स व्हाई दे आर बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। सो आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर, आपको अच्छा लगा होगा, एंड आई वुड लाइक टू से दैट प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल, फॉलो, एंड जितना हो सकता है शेयर करें। I hope you all. My name is Neeraj Singh and today I am going to teach you organic chemistry. ठीक है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं तो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन और जो कार्बन के ढेर सारे कंपाउंड्स हमें देखने को मिलते हैं वो सब हम स्टडी करते हैं। अब कार्बन कितने सारे कंपाउंड्स बन रहे हैं, सो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट कि कार्बन कितने सारे कंपाउंड्स हैं, कार्बन कितने सारे डेरिवेटिव्स हैं, वाई फॉस्फोरस, सल्फर और अदर हम नॉन मेटल्स की बात करें तो इतने ढेर सारे जो हमें कंपाउंड्स देखने को मिलते हैं सैचुरेटेड एज वेल एज अनसैचुरेटेड। सो देयर आर सम बेसिक प्रॉपर्टी इन कार्बन ड्यू टू विच देयर आर लॉट्स ऑफ कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड एंड दे ऑल आर कैटेगराइज्ड एज सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि हम कार्बन की वो कौन सी प्रॉपर्टी है, कार्बन की वो कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है जिन जिन वजह से हमें कार्बन के इतने ढेर सारे एग्जाम्पल्स, कंपाउंड्स हमें देखने को मिलते हैं, जो हम स्टडी करेंगे पूरे 11th और 12th में कंपाइल करके। ठीक है, सो बिना किसी देरी के हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं और समझते हैं आज के इस बहुत ही खूबसूरत जो चैनल और बहुत जो खूबसूरत टॉपिक होने वाला है आज, उसके बारे में हम आज पूरा स्टडी करेंगे। सो ओके, तो सबसे पहले बात करेंगे हम कार्बन कि एक्चुअली में कार्बन का जो कॉन्फ़िगरेशन है, बेसिक जो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसकी बात करेंगे हम। उसको समझने के बाद उसका थोड़ा स्ट्रक्चर समझेंगे हम कि कार्बन के अंदर जो उसके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से होता है। जस्ट सेकेंड। ओके, सो किस प्रकार डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो सबसे पहले हम बढ़िया से हेडिंग डालेंगे कार्बन उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए। ठीक है, सो कार्बन एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक, सो कार्बन एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कार्बन
कि कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो 4 होती है। बहुत बेसिक सी बात है, बहुत 9th-10th में हम ये चीज पढ़ चुके हैं कि कार्बन की जो वैलेंसी वो 4 है। सो दैट मीन्स टेट्रा वैलेंसी। टेट्रा वैलेंसी कार्बन का जो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं ऑफ-बॉ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, तो हमें क्या देखने को मिलता है, 1s2 2s2 2p2। ये कार्बन का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है अकॉर्डिंग टू ऑफ-बॉ प्रिंसिपल। ऑलराइट, तो टेट्रा वैलेंसी मींस जिसकी वैलेंसी 4 हो। वैलेंसी मींस सबको पता है, इट्स अ कंबाइनिंग कैपेसिटी दैट कैन फॉर्म बॉन्ड्स विथ another atom of different element। ओके, सो टेट्रा वैलेंसी, आइए इसको समझते हैं। तो कार्बन जब ग्राउंड स्टेट में होता है, तो कार्बन ग्राउंड स्टेट में होने के बाद उसके जो स्ट्रक्चर होता है कॉन्फ़िगरेशन का, वो कुछ इस प्रकार होता है। ओके, 2 2 2, 6 इलेक्ट्रॉन, जितना एटॉमिक नंबर उतना ही इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एटम के लिए। ठीक है, तो ये हो गया कार्बन इन ग्राउंड स्टेट। तो ये हम ग्राउंड स्टेट की बात कर रहे थे। ओके, थोड़ा सा एनर्जी पा करके ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दूसरे सेकेंड ऑर्बिटल के, एस ऑर्बिटल के, वो एक इलेक्ट्रॉन जंप करके पी वाले में चला जाता है। देखो, इन जनरल हमको भी पता है कि जहां खाली जगह होता है लोग वहां अक्सर जाते हैं। तो लाइकवाइज थोड़ा एक्साइटेड होने के बाद एक्साइटेड स्टेज में अब जो कार्बन का स्ट्रक्चर बन के आया है वो कुछ इस प्रकार बन के आया है। 1s2, सेकेंड एस में अब एक ही इलेक्ट्रॉन बचा है, एंड दीज आर 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। दीज आर 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। हम सबको पता है कि जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है वो केवल और केवल अन इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से ही होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनके शेयरिंग से होता है। ठीक है, ओके, तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं। अब ठीक है, इसमें जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो अधिकतर बच्चों के मन में डाउट रहता है वो ये कि शेल, सब शेल तक तो समझ जाते हैं, बट ऑर्बिटल्स में कहीं ना कहीं थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। तो हम ऑर्बिटल्स को आज अच्छे से स्टडी करते हैं कि ऑर्बिटल्स एक्चुअली में है क्या। ओके, तो आप इमेजिन करिए कि एक घर है, तो घर जो हो गया वो शेल हो गया, SHELL, शेल। उस घर के अंदर जो कमरे हैं, उस घर के अंदर जो कमरे हैं जितने भी, 2 हो, 5 हो, 4 हो, 8 हो, उसे हम कंसिडर करते हैं सब शेल। अब बात करते हैं कि जो ऑर्बिटल्स हैं वो क्या हैं। सो टेक्निकली ऑर्बिटल को हम कहते हैं इट इज द स्पेस वेयर द मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट। जहां सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की संभावना होती है उसी को हम ऑर्बिटल्स कहते हैं। कुछ लोग ऑर्बिटल्स भी कहते हैं, तो वी विल से इट ऑर्बिटल्स, नो इशू। ओके, घर है एक बड़ा सा और 5-7 कमरे हैं। ओके, उस घर में जहां पे जिस जगह पर आपके पाए जाने की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होगी, जिस कमरे के अंदर आपकी पाए जाने की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होगी, जिस पोजीशन में, जिस जगह पर, उसी को हम कहेंगे ऑर्बिटल। एक कमरा है, उस कमरे में आप सेंटर में हो, तो दैट सेंटर इज मोर प्रिसाइजली सेड टू बी ऑर्बिटल। दैट्स इट, दैट इज ऑर्बिटल। सो हम ऑर्बिटल्स की बात कर रहे हैं कि पहला ऑर्बिटल में तो 2, फर्स्ट एस ऑर्बिटल में तो 2 आ गए हैं, बाकी में अनपेयर्ड हो गए हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, सो यहां से आप फटाफट यहां तक नोट कर लीजिए। ठीक है, ये स्ट्रक्चर भी हम समझेंगे कि ये क्या होते हैं। तो टेट्रावैलेंसी हो गया है। अगला प्रॉपर्टी हम समझेंगे कार्बन का, जो कि है कैटिनेशन। द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज कैटिनेशन। So basically कैटिनेशन मीन्स सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। कार्बन की इतनी जो खास बात है, इन्हीं की वजह से ही हमें एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइंस
ढेर सारे कंपाउंड्स देखने को मिलते हैं। और जितने भी आगे हम फिनोमेना पढ़ेंगे, आइसोमेरिज्म हो गया, इंडक्टिव इफेक्ट हो गया, मेसोमेरिक इफेक्ट हो गया, हाइपर कंजुगेशन हो गया, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा, वो कार्बन के ही रेस्पेक्ट में हम सब बात करेंगे। और कार्बन के रिस्पेक्ट में हम बात इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि कार्बन की यही कुछ विशेष बात होती है। पहला हमने टेट्रावैलेंस से बात किया, अब जो बात कर रहे हैं ये कैटिनेशन मींस सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। कार्बन खुद के साथ बहुत लंबी चेन बना सकता है, दिस इज कॉल्ड कैटिनेशन। कार्बन 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 कार्बन, आपने बहुत ढेर सारे एग्जांपल देखे होंगे, मीथेन से लेकर के इथेन हो गया, प्रोपेन हो गया, डेकेन तक जाता है, और भी लंबी चेन बन सकती है। वो फिर ब्रांचिंग होते हैं, कैसे होते हैं आईयूपीएसी बाद में हम डिस्कस करेंगे जैसे जैसे आगे लेक्चर बढ़ेगा। सो कैटिनेशन मींस सिंपली इट्स अ सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, दिस इज नोन एज सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। कार्बन 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 कार्बन, कुछ अप टू सर्टेन एक्सटेंट हमें फॉस्फोरस और सल्फर में भी कैटिनेशन देखने को मिलता है, बट दे लूज आफ्टर कंबाइनिंग अप टू 5 or 6, but carbon can form a long chain up to 10, 20 and more than that. So this is a long chain of carbon, that is known as catenation self linking property. अगला प्रॉपर्टी की बात करते हैं, जो कार्बन की जो सबसे खास बात होती है उसमें, that besides having 4 unpaired electron, there is 3 types of hybridization that we see in carbon atom. In carbon atom there are 3 types of hybridization that we see, that is sp3, sp2 and sp, sp3, sp2 and sp. so 3 टाइप का हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो हाइब्रिडाइजेशन पहले समझ लेते हैं कि होता क्या है हाइब्रिडाइजेशन। ओके, सी देखो, कार्बन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है, कार्बन क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना सकता है, कार्बन खुद के साथ बॉन्ड बना सकता है, बट ये जो बॉन्ड बन रहे हैं ये बॉन्ड एक्चुअली में ओवरलैपिंग से बनते हैं, क्योंकि हम कोवलेंट बॉन्ड पढ़ रहे हैं जो कि नॉन मेटल्स के बीच बनता है। सो दिस इज ड्यू टू ओवरलैपिंग। तो ओवरलैपिंग समझते हैं कि ओवरलैपिंग क्या होता है। ओवरलैपिंग एक एटम का ऑर्बिटल है और दूसरे एटम का ऑर्बिटल है, दोनों के जो ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स हो जाएंगे उसे कहेंगे हम ओवरलैपिंग। और इसी ओवरलैपिंग को हम कहेंगे कि बॉन्ड बन गया है, ये बॉन्ड बन गया है। बट ये जो बॉन्ड बना है ये इट इज नॉट दैट मच स्ट्रॉन्ग, इट इज नॉट दैट मच स्ट्रॉन्ग। सो यहाँ पास कंसेप्ट आता है हाइब्रिडाइजेशन का। तो हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो ऑर्बिटल्स वो आपस में मिक्स हो जाते हैं, दे आर इंटरमिक्स एंड फॉर्म अ न्यू टाइप ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, दे फॉर्म अ न्यू टाइप ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। फॉर एग्जांपल कार्बन के रेस्पेक्ट में हम जो बात कर रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन का, वो क्या है, ओके तो यहाँ पे 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं। दिस इज s ऑर्बिटल ऑफ फर्स्ट शेल, दिस इज s ऑर्बिटल ऑफ सेकेंड शेल एंड दिस इज p ऑर्बिटल ऑफ सेकेंड शेल। सो हम इनको इनके डायमेंशन के अकॉर्डिंग, जिस डायमेंशन में ये अरेंज्ड हैं उस डायमेंशन के अकॉर्डिंग हम इन्हें लिख देंगे। डायमेंशन ना 3 डायमेंशन हो गए, 3 एक्सिस होते हैं x, y, z। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एक्सिस x, y एंड z। So this is p orbital, so this is px, this is py and this is pz। okay, इसलिए मैंने इसको लिख के रखा था ताकि हम ये समझ सकें कि ये एक्सिस में कैसे फॉर्म होंगे। ठीक है, s के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है और आपको पता होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर में आप लोगों ने पढ़ रखा होगा कि जो s ऑर्बिटल होता है उसका जो शेप होता है दैट इज स्फेरिकल शेप का होता है। तो मैं यहाँ पे इसको ऐसा स्फेरिकली इसको ड्रॉ करता हूं। तो ये s ऑर्बिटल है, इस s ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन होगा। ओके, अब हम बात करते हैं x एक्सिस की। तो x एक्सिस का जो शेप होता है और y एक्सिस का जो शेप आएगा और जो z एक्सिस का p ऑर्बिटल्स के रेस्पेक्ट में वो होता है डम्बल शेप्ड, वो होता है डम्बल शेप्ड। ये x के इलेक्ट्रॉन्स हो गए, मींस s x का ऑर्बिटल हो गया।
and this is y and this is z. सो s ऑर्बिटल में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी होगी पाए जाने की x एक्सिस में यहाँ पे होगा, इसमें y एक्सिस में होगा और इसमें z एक्सिस में होगा। तो उसके अकॉर्डिंगली हमने इसको यहाँ पे लिख रखा है। ओके, अब हम हाइब्रिडाइजेशन पे एक्चुअली इतना जोर क्यों दे रहे हैं, हाइब्रिडाइजेशन इतना आखिर क्यों जरूरी है हाइब्रिडाइजेशन? तो हाइब्रिडाइजेशन एक्चुअली में इसलिए जरूरी है क्योंकि हम आगे बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड ऑर्डर और जो कार्बन में जो डबल सिंगल और जो ट्रिपल बॉन्ड होता है सिग्मा और उसमें जो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है उसके नेचर को समझना है हमें। उसके नेचर को समझने के बाद ही हम जो कार्बन के जितने आगे हम फिनोमेना देखेंगे, इंडक्टिव, मेसोमेरिक, हाइपर कंजुगेशन, रेजोनेंस, आइसोमेरिज्म, खास करके जो हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता है, ऑप्टिकल आइसोमर होते हैं, उसमें हमें ये हाइब्रिडाइजेशन बहुत दिस विल बी वेरी वेरी यूजफुल टू अस। इसलिए हम हाइब्रिडाइजेशन को सबसे ज्यादा जोर दे रहे हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन को समझ लेते हैं, बहुत अच्छे से समझ लेते हैं। आई वुड से कि ये हाइब्रिडाइजेशन जो है ये हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये एक बेस है, लाइक ABCD वर्ड फॉर्मिंग के लिए जरूरी होता है। सो कार्बन का नेचर समझना और हाइब्रिडाइजेशन समझना बहुत जरूरी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, उसका फंडामेंटल्स को पूरी तरह से स्टडी करने के लिए और उसको ग्रेस्प करने के लिए। सो हाइब्रिडाइजेशन को हम समझते हैं और अच्छे से समझेंगे कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है। हाइब्रिडाइजेशन के बाद फिर जो बॉन्ड होते हैं उनका नेचर कैसा हो जाता है ये समझेंगे। फिर उसके बाद सिग्मा बॉन्ड का क्या रोल होता है, पाई बॉन्ड का क्या रोल होता है। तो एक एक करके हम धीरे धीरे टॉपिक में हम बढ़ेंगे और पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसी तरह से हम पढ़ेंगे जिससे कि पूरा हमारा जो सिलेबस है अच्छे से हो जाए बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, एज वेल एज जो भी नीट और जे की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए एटलीस्ट जो हमारा बेसिक कंसेप्ट है वो स्ट्रॉन्ग रहे। ओके, सो हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। ओके, यहाँ पे जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इट हैज नो रूल। इतना समझ लो कि जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है पहले वाले शेल का उसका कोई रूल नहीं है। यहाँ पे जितने भी रूल और जितना भी काम में आएगा वो सिर्फ और सिर्फ सेकेंड एस का एस ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल काम आएगा, ठीक है। तो जो हाइब्रिडाइजेशन है इट इज द इंटरमिक्सिंग ऑफ दीज ऑर्बिटल, इंटरमिक्सिंग ऑफ orbitals of two different energy level to give new hybrid orbital। अब ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है इसका जो एनर्जी और शेप है एक्चुअली में पहले वाले से ये अलग रहेगा, इसकी एनर्जी अलग रहेगी और इसका शेप अलग रहेगा। सो कैसा होगा वो सब हम आगे स्टडी करेंगे। आई एम सॉरी, लिटिल बिट आई हैव कोल्ड, सो सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, सो प्लीज नोट इट डाउन। ओके, सो हम सबसे पहले बात करेंगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन की। sp3 हाइब्रिडाइजेशन बढ़िया सा नोट बना लेंगे, इसका थोड़ा सा कष्ट कर लेंगे, जीवन में बहुत सफल होगा। sp3 हाइब्रिडाइजेशन, आइए तो समझते हैं कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है। तो कार्बन के हमने एक्साइटेड स्टेज में समझा कि कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आ जाता है इसका, ओके, इसका कोई रोल नहीं है तो इसके तो हम बात ही नहीं करेंगे पहले एस वाले शेल का, ठीक है। ओके, अब देखो, अब अगर इसमें एक एस ऑर्बिटल और 3 पी ऑर्बिटल, एक एस ऑर्बिटल और 3 पी ऑर्बिटल अगर इंटरमिक्स कर गए, आपस में मिक्सिंग कर गए और एक नया शेप बना लिए, जैसे 3 अलग अलग ऑर्बिटल हैं आपस में एक ओवरलैप करके, एक इंटरमिक्स होकर के, मिक्स करके एक नया शेप बना लिए हैं, एक नया एनर्जी लेवल का शेप बना लिए हैं। वो इसलिए क्योंकि
जितना हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा उतना ही जो बॉन्ड बनेगा उतना ही ज्यादा वो स्ट्रांग रहेगा। एक बात याद रखिएगा, जितना बढ़िया हाइब्रिडाइजेशन होगा, जितना अच्छा ऑर्बिटल होगा, अप टू अ ग्रेटर एक्सटेंट, उतना ही जो बॉन्ड का जो स्ट्रेंथ है वो ज्यादा होगा। तो फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेंथ एंड बॉन्ड, ज्यादा स्ट्रेंथ वाले बॉन्ड को फॉर्म करने के लिए, बनाने के लिए हम इसका यूज लेंगे, इसको समझेंगे, है ना, कि किस हाइब्रिडाइजेशन में ज्यादा स्ट्रांग होगा, किस हाइब्रिडाइजेशन में उससे रिलेटिवली थोड़ा सा कम होगा, है ना। तो ये हम पहले समझ लेते हैं और इसी के अकॉर्डिंग ही सिग्मा और पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, एक ऐसे 3p ऑर्बिटल हैं, तो सिंपली ये बन जाएगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ओके, सो अब समझते हैं जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में कार्बन अगर जो 4 हाइड्रोजन से अटैच्ड है, कार्बन अगर जो टेट्रा वैलेंसी होती है, 4 वैलेंसी होती है ना, अब 4 हाथ खुले हैं तो चारों हाथ बांध लेगा 4 अलग अलग हाइड्रोजन से। ठीक है, तो ये sp3 एक न्यू ऑर्बिटल बनी हुई है, जिसको ऐसे समझेंगे हम, ठीक है, ये हमारा sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है कार्बन का, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। ओके, अब इसमें एक एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, एक हाइड्रोजन ये जुड़ा, एक हाइड्रोजन ये जुड़ा, एक हाइड्रोजन ये जुड़ा और एक हाइड्रोजन वो ये जुड़ा, और 1s 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 1s। ठीक है, 1s। अब एक्चुअली में 4 हाइड्रोजन जुड़ने के बाद जो शेप आता है वो टेट्राहेड्रल शेप आता है। टेट्राहेड्रल शेप, एक जो मीथेन गैस होता है, मीथेन बना भी है ना, CH4 क्या होता है, मीथेन, इट इज अ मीथेन। मीथेन आप लोगों को पता होगा, काउडंग्स में है ना जो एक्टिविटी होती है, फिर उससे जो गोबर गैस बनता है उसमें मीथेन गैस ही प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो ये मीथेन गैस हो गया, मीथेन हो गया। अब ये मीथेन का जो स्ट्रक्चर होता है एक्चुअली में, it is a tetrahedron shape, it is a tetrahedron in shape, this is a tetrahedral shape। ओके, मैं थोड़ा मार्कर से आपको बना के दिखा देता हूं कि कैसा बनता है ये। ओके, so this is like that shape, you can see there is up one carbon, this is the hydrogen, this is the second, this is the third, and this is the fourth. So this is a regular tetrahedron shape, this is a regular tetrahedron shape। okay, so CH4 molecule has tetragonal shape। ओके, सो जो यहाँ पे बॉन्ड एंगल आता है हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में, ये जो बॉन्ड एंगल आता है एक्चुअली दिस इज 109.5 डिग्री, 109.5 डिग्री। ओके, ठीक है, तो ये था अपना मीथेन का स्ट्रक्चर। अब बात करेंगे हम इथेन। इथेन की बात करेंगे। सो इथेन का फॉर्मूला क्या होता है, C2H6। सो कार्बन और कार्बन के साथ एक बॉन्ड बनना जरूरी है और हाइड्रोजन के साथ 3 बॉन्ड बनना जरूरी है। तो ये समझ लेंगे कि ये एक्चुअली में इसके तरीके से कैसा इसका बॉन्ड बनता है, हाइब्रिडाइजेशन के कंसेप्ट समझेंगे। तो प्लीज नोट इट डाउन, बढ़िया से नोट कर लीजिए और समझने की कोशिश करते रहिए।
Okay, so let's see ethane. This is carbon, sp3 orbital, sp3 orbital, sp3 orbital. Okay, so there are 4 sp3 orbitals. There are 4 sp3 orbitals in carbon atom. There are 4 sp3 orbitals in carbon atom. So one hybrid orbital will form overlapping with the sp3 orbital of its second carbon. sp3 ये भी है, sp3 ये भी है, this is also sp3. So you can see here the overlapping is on head on wise. Overlapping on is head on wise. Head on wise overlapping से है ये, ठीक है. तो जो हेड ऑन वाइज ओवरलैपिंग से बनते हैं वो बनते हैं क्या, सिग्मा बॉन्ड. सिंगल बॉन्ड इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज सिग्मा बॉन्ड. सिग्मा बॉन्ड ये हो गया, ठीक है. ओके, यहां पास एक एक एच हम जोड़ देंगे, है ना, तो इसकी वैलेंसी पूरी हो जाएगी. एक एच यहां जोड़ दिए, एक एच यहां जोड़ दिए, एक एच यहां जोड़ दिए, एक एच यहां, एक एच यहां, एक एच यहां. कंफ्यूजन नहीं होने का है ना. एक एक इलेक्ट्रॉन अपना हाइड्रोजन देंगे, है ना. 1s1 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 एंड 1s1, ठीक है. सो ये शेप कैसा बना, दिस इज अ लीनियर शेप. दिस इज अ लीनियर शेप एंड द एंगल बिटवीन angle you can see carbon and carbon, there are linear, so angle is 180 degree between carbon and carbon. This is a straight. Okay, आगे बढ़ते हैं और अब समझते हैं कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन क्या है. sp3 हमने समझ लिया, अब समझेंगे कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन क्या है. सो बढ़िया से हेडिंग डाल लीजिए, sp2 हाइब्रिडाइजेशन. sp2 हाइब्रिडाइजेशन. वही कार्बन के स्ट्रक्चर बनाएंगे, s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है. अब देखिए, अगर एक s और 2 p ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स के बीच में अगर जो ओवरलैपिंग हो रहा है ना, मींस px py, यहां पे हम इंटरमिक्स करेंगे और जो ये pz होगा, दिस pz इज वैकेंट, अनहाइब्रिडाइज्ड. सॉरी, वैकेंट नहीं होगा, अनहाइब्रिडाइज्ड. ये जो pz है ये अनहाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है. तो अब इसको, ये अब क्या हो गया, 2p है तो ये क्या बन गया, sp2. दिस इज sp2. अब sp2 है तो उसको समझते हैं कि कैसे होगा. कार्बन sp2. अब देखो ये sp2 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएगा, क्योंकि एक तो उस हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, तो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे और एक अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनेगा. सॉरी, इसे मैं sp2 अभी नहीं ले रहा हूं, मैं sp2 इधर कंसीडर कर लेता हूं, ठीक है. ये sp2. तो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बने हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे 2 p ऑर्बिटल और एक s ऑर्बिटल लिया. यहां तक क्लियर होगा. pz अभी तक अनहाइब्रिडाइज्ड है, सो दिस सेगमेंट इज pz. दिस सेगमेंट इज pz. दिस इज pz. अब जो pz होगा ये साइड वाइज ओवरलैपिंग करता है दूसरे कार्बन के अनहाइब्रिडाइज्ड pz ऑर्बिटल के साथ. एक कार्बन का जो pz ऑर्बिटल होता है, अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, वह दूसरे कार्बन के pz अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल से क्या करेगा, ये साइड वाइज ओवरलैपिंग करेगा. क्या करेगा, साइड वाइज ओवरलैपिंग करेगा. तो सिमिलरली यहां पे मैं एक और कार्बन ड्रॉ कर सकता हूं और ये भी sp2 होगा, ठीक है. ये कार्बन हो गया, ये दोनों sp2 हो गए. ये जो बना, दिस इज अनहाइब्रिडाइज्ड pz ऑर्बिटल, pz. तो अब इसके बीच में जो बॉन्ड बन रहा है, इसके बीच में जो ये बॉन्ड तो बन गया सिग्मा बॉन्ड. दिस बॉन्ड इज नोन एज सिग्मा बॉन्ड. दिस बॉन्ड इज नोन एज सिग्मा बॉन्ड. बट ये जो बॉन्ड बना है
इसे हम कहेंगे पाई बॉन्ड। सो सिग्मा बॉन्ड जो होता है हेड ऑन ओवरलैपिंग से बनता है, सिग्मा बॉन्ड हेड ऑन ओवरलैपिंग से बनता है, और जो पाई बॉन्ड होता है वो जो साइड वाइज ओवरलैपिंग होते हैं, जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स होते हैं उनके ओवरलैपिंग से बनता है। ठीक है, तो ये पीजेड पीजेड बना लेंगे क्या, पाई बॉन्ड, और ये बनाएंगे क्या, सिग्मा बॉन्ड। सो प्लीज इसे समझ लें अच्छे से, क्योंकि यही वो कंसेप्ट है जिससे हम रिस्ट्रिक्शन और जो रोटेशन है वो समझेंगे कि रोटेशन कैसे होता है, और जो आइसोमर्स बनते हैं ऑप्टिकल आइसोमर, सॉरी ज्योमेट्रिकल आइसोमर जो बनते हैं, है ना, वो उनका जो फिनोमेना होता है उसको स्टडी करेंगे। सो ओके, प्लीज नोट इट डाउन वेरी फास्ट। वीडियो पॉज करके थोड़ा सा समझ लीजिए इसे और नोट कर लीजिए। अब बात करते हैं sp हाइब्रिडाइजेशन की, बात करेंगे हम sp हाइब्रिडाइजेशन की। ओके, गिव मी अ सेकंड। ओके, सो sp हाइब्रिडाइजेशन, तो नाम से क्लियर हो रहा है, एस का हो गया ये px py एंड pz, px py एंड pz। अब देखो s और px मतलब एक ऑर्बिटल ये और एक ऑर्बिटल इसका, ये दोनों ओवरलैप कर जाएंगे, ये दोनों ओवरलैप करेंगे, तो जो हमें हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलेगा वह केवल दो हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलेंगे, है ना, एक एस है एक p है, मिला हमें कितना, अच्छा sp हाइब्रिडाइजेशन तो हो गया, कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलेंगे हमें, दो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, दो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अब देखो यहां पे दो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं, दो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं, तो अब समझ लेते हैं कि जो इसका डायग्राम बनेगा वो किस प्रकार बनेगा। ठीक है, तो समझते हैं सबसे पहले कार्बन, कार्बन हो गया, ठीक है, sp 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 sp, okay, so these are two hybridized orbitals and these are two vacant, sorry, these are two unhybridized, this is the py and this is pz, py pz। तो आप देखिए अब यहां पास एक नहीं दो पाई बॉन्ड बन रहे हैं। एक बात हमेशा याद रखिएगा, जो सिग्मा बॉन्ड होगा हमेशा हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से बनेगा, और जो डबल बॉन्ड है हमारा जिसमें पाई बॉन्ड आ रहा है, और जो ट्रिपल बॉन्ड है ये जो बनेंगे हमेशा अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल से बनेंगे, ऑलवेज अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। ओके, सो यहाँ पे अब देखो कार्बन, दो कार्बन आ रहे हैं, ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, एक एक एच, यहाँ पे एक एच लगेगा और एक यहाँ पे एच लगेगा, दो एच हो गए, एक एच यहाँ पे, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, बैलेंस से भी सेटिस्फाइड है हमारी। ठीक है, तो ये हो गया, और ये बना जो हमारा वो है ये सिग्मा बॉन्ड, दिस इज द सिग्मा बॉन्ड। सो हम कह सकते हैं कि ट्रिपल बॉन्ड में दो पाई बॉन्ड होंगे और एक होगा क्या, सिग्मा बॉन्ड, और डबल बॉन्ड में एक पाई एक सिग्मा, and in sp hybridization means there is single bond, there is no any kind of pi bond, only there is sigma bond, only there is sigma bond. So this was the fundamental concept of hybridization। अब hybridization का हमने थोड़ा सा एप्लीकेटिव पार्ट पढ़ लिया, इसका एप्लीकेशन देख लिया, है ना। अब इसमें जो एक्चुअली में है ना जो बॉन्ड बना पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड, उनका क्या इंपॉर्टेंस है वो समझ लेते हैं कि व्हाट इज द रोल ऑफ, व्हाट इज द मेन मैकेनिज्म ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड एंड देयर रेस्पेक्टिव करस्पॉन्डिंग फंक्शन। Okay, so please note it down।
सो लेट अस समराइज इट। हमने sp3 पढ़ा, sp3, sp2 एंड द sp। ओके, ये लीनियर होगा sp, लीनियर इसमें भी आएगा कार्बन कार्बन। ओके, यहाँ पे एक ही कार्बन है sp3 में, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। मीथेन के केस में हमने बात किया था। ओके, यहाँ पे लीनियर शेप नहीं आएगा, रेगुलर टेट्राहेड्रॉन शेप आता है, दैट इज रेगुलर टेट्राहेड्रॉन शेप। ठीक है, ओके। CH4 की बात करें हम तो टेट्राहेड्रॉन शेप आ गया, इसमें लीनियर हो गया। इसमें हमने बात किया था इथेन का, C2H6, ओके, C2H6 हो गया। इसमें हम दो बात कर सकते हैं, ओके, C2H2 लीनियर। ठीक है, sp2, सॉरी, यहाँ पे एग्जांपल इसका नहीं आएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आएगा। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल आ जाएगा C2H6 का, मीथेन एंड इथेन, बिकॉज सिंगल बॉन्ड ऑलवेज आर ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, अब समझते हैं कि सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। आपने देखा कि कार्बन कार्बन, ठीक है, ये जो ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से थे, ये ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से थे जो कि बना रहे थे सिग्मा बॉन्ड, ये ओवरलैप कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पे बन रहा है क्या, सिग्मा बॉन्ड। देखो ये कार्बन है, ये जो कार्बन है, इसको अगर मैं ऐसा कंसिडर कर लूं, ठीक है, ये कार्बन और ये कार्बन, ये हेड ऑन वाइज क्या कर गए, ओवरलैप कर गए। देखो इस कार्बन के रिस्पेक्ट में, क्योंकि यहाँ पे हेड ऑन ओवरलैपिंग है, इसलिए इसका हम फ्री रोटेशन देख सकते हैं। इट विल हैव फ्री रोटेशन अबाउट सिंगल बॉन्ड, अबाउट सिग्मा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड एंड सिग्मा बॉन्ड, फ्री रोटेशन, वी कैन सी free rotation because there is no any kind of unhybridized orbital and there is no any kind of pi sidewise overlapping, so it will follow free rotation. Okay, free rotation, there is no any kind of restricted rotation, there is no any kind of restriction in rotation of single bond and sigma bond. Okay, so ये सिंगल बॉन्ड हो गया, इसी को हम सिग्मा बॉन्ड भी कह सकते हैं। ओके, अब देखते हैं जो पाई बॉन्ड है, जो डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड का जो हमने स्ट्रक्चर बनाया था इसमें कार्बन कार्बन का, तो कुछ ऐसा था, ये तो ओवरलैप कर जाएगा इसके साथ। ठीक है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन में। ठीक, अब देखो एक जो था अनहाइब्रिडाइज्ड था, एक अनहाइब्रिडाइज्ड था, विच इज नॉट इन द सेम प्लेन, ये एक ही प्लेन में नहीं है, जिस प्लेन में सिग्मा बॉन्ड है ये उसी प्लेन में नहीं है, ये डायरेक्शनल बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, सॉरी, मतलब ये एक्सिस के अलॉन्ग बन रहा है और ये एक्सिस के प्लेन के ऊपर बन रहा है ये बॉन्ड। ठीक है, जिससे क्या होगा, अब ये जो कार्बन कार्बन के बीच में है, जो डबल बॉन्ड है, अब जो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है उसके में जो रोटेशन होगा वो रेस्ट्रिक्टेड होगा, ये पूरी तरह से नहीं घूम पाएगा, ये पूरी तरह से नहीं घूम पाएगा, इतना घूमेगा, इतना घूमेगा, इतना घूमेगा, इतना घूमेगा, कंप्लीटली ये 90 डिग्री फॉलो नहीं कर पाएगा। अगर ये 90 डिग्री फॉलो करता है तो क्या हो जाएगा, इससे ये जो पाई बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि ये तो साइड वाइज है ना, ये जो एक्सिस है ये साइड वाइज है, ये साइड वाइज होने की वजह से ये क्या हो जाएंगे, प्लेन के ऊपर है, तो ये जब परपेंडिकुलरली डायरेक्शन में है, तो जब ये रोटेट करेंगे तो ये बॉन्ड को टूटना पड़ेगा, और ये बॉन्ड नहीं टूटेगा तो ये जो रोटेशन है ये रोटेशन नहीं होगा। ओके, सो देयर इज नो फ्री रोटेशन ऑन पाई बॉन्ड, देयर इज नो फ्री रोटेशन ऑन डबल बॉन्ड। ओके, सो देयर इज हिंडर्ड और रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन इन डबल बॉन्ड। सो डबल बॉन्ड के रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन की वजह से हमें दो तरह का मॉलिक्यूल हमें देखने को मिलता है, एंड दैट इज C2H2Cl2, C2H2Cl2, प्लीज नोट इट डाउन। आप देखेंगे C डबल बॉन्ड C, ओके, Cl H
H। ओके, सेम साइड पे Cl है, एक फिक्टियस लाइन ड्रॉ करिए, उसके ऊपर साइड देखिए Cl है और नीचे HH, मतलब सेम साइड पे सेम ग्रुप है। ओके, C2H2Cl2, तो ये कौन सा हो गया, सिस, और इसका नाम क्या हो जाएगा, सिस 1,2 डाइक्लोरोइथीन, सिस 1,2 डाइक्लोरोइथीन। ओके, इसका जो दूसरा स्ट्रक्चर बनता है जस्ट ऑपोजिट, एंड दिस इज ट्रांस 1,2 डाइक्लोरोइथीन। ओके, अब इंपॉर्टेंस समझ लिए हैं। अब देखते हैं सिग्मा और पाई में कौन सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, और एक्चुअली में जो डबल बॉन्ड होता है, सिग्मा बॉन्ड होता है, वो हमारे रिएक्शन में किस टाइप से बिहेव करता है। जो सिग्मा बॉन्ड होता है, दिस इज स्ट्रॉन्गर बॉन्ड देन पाई बॉन्ड, दिस इज द स्ट्रॉन्गर बॉन्ड देन पाई बॉन्ड, क्योंकि सिग्मा हेड ऑन दिस इज वेरी स्ट्रॉन्ग, एंड दिस द ओवरलैपिंग ऑफ साइड वाइज ना रिलेटिवली वीक, थोड़ा सा ये वीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, ये वाला जो ओवरलैपिंग होगा, ये वाला ओवरलैपिंग ज्यादा फोर्सफुली, ज्यादा ये स्ट्रॉन्गर रहेगा। ओके, ये वाला रिलेटिवली थोड़ा सा कम रहता है। और जो पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड बनता है ऑब्वियसली, अभी मैंने बताया क्या कि अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल से, तो ये वीक बॉन्ड होने की वजह से, एस बॉन्ड के कंपैरिजन में वीक बॉन्ड होने की वजह से, ये जो रिएजेंट होते हैं जो अटैक करते हैं, है ना, वो डबल बॉन्ड पे जल्दी और ज्यादा अटैक करते हैं। सो पाई बॉन्ड प्रोवाइड द रिएक्शन साइट, पाई बॉन्ड प्रोवाइड्स द रिएक्शन साइट फॉर द अटैकिंग reagent. It forms a reactive center. We can say that it forms a reactive center. So pi bond and the compound in which pi bond are present, pi bond, okay, pi bond provides the reactive center for the अटैकिंग रिएजेंट, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड को तोड़ना बहुत डिफिकल्ट है, तो पाई बॉन्ड पे ही ज्यादातर जो रिएजेंट है वो अटैक करेंगे। क्यों? क्योंकि उसको तोड़ना आसान है, सिग्मा बॉन्ड को तोड़ना थोड़ा डिफिकल्ट है, तो इसलिए ये पाई बॉन्ड जो है वो रिएक्टिव साइड देंगे। तो और पाई बॉन्ड जल्दी ब्रेक होता है एज कंपेयर टू सिग्मा बॉन्ड ड्यू टू साइड वाइज ओवरलैपिंग। So thank you. So this was the whole concept. Okay, and एक और जो छूट गया है बात वो ये कि जो फ्री रोटेशन है वो फ्री रोटेशन सिग्मा बॉन्ड में है, और जिसमें रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, फ्री रोटेशन और रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन की वजह से हमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखने को मिलता है। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आर कंसेप्चुअलाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ restriction around free rotation around the sigma bond and the restricted and the hindered rotation around the double bond. Okay, so ये स्पेशियल अरेंजमेंट होता है ना, स्पेस में डिफरेंट जो हाइड्रोजन एटम्स होते हैं या दूसरे एटम्स होते हैं जो अटैच रहते हैं कार्बन से, वो क्या होते हैं स्पेस में अलग अलग तरीके से अरेंज्ड हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें, वो हम फर्दर डिस्कस करेंगे, जिसकी वजह से हमें ज्योमेट्रिकल मतलब उनके ज्योमेट्री और उनके जो स्पेशियल अरेंजमेंट है उनमें डिफरेंस आता है। ओके, so this was the whole concept. So thank you for watching, and please it's a humble request, please share, subscribe, like and whatever you feel कि ये थोड़ा और इम्प्रोवाइज करना चाहिए, ठीक है, लेक्चर में और थोड़ा सा कंटेंट अच्छा होना चाहिए, so प्लीज कमेंट करें, है ना, एंड प्लीज बी हेल्दी, बी स्ट्रॉन्ग, एंड प्लीज कंसिस्टेंटली पढ़ते रहिए। दैट्स माय ओनली रिक्वेस्ट फ्रॉम यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू गाइस, थैंक यू स्टूडेंट्स।